हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम 2015 वाले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है सीटेट में पूछे गए थे सीडीपी के भाग से, वो क्वेश्चन हम सोल्व करके देख रहे थे। हमने इस सीरीज़ में 10 क्वेश्चन कल कर लिए थे, तो आज हम 11वें नंबर से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, हर एक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में समझेंगे। तो चलिए टू द पॉइंट बात करेंगे और बिना समय बर्बाद किए, ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालयों में अनेक सत्रों पर विभेदीकरण पाया जाता है। क्या है, एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि विद्यालयों में क्या है, अनेक लेवल्स पर क्या है डिफरेंशिएशन पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा उदाहरण नहीं है कि जहाँ पर डिफरेंशिएशन का एक एग्जाम्पल नहीं हो सकता, ये चीज़ पूछी जा रही है। देखते हैं हम, ठीक है। टीचर है, टीचर भेदभाव करते हैं कि ये सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड इनका अच्छा नहीं है, रंग के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। तो अलग अलग तरीक़ों से विभेदीकरण पाया जाता है, तो कौन सा विभेदीकरण का एक एग्जाम्पल नहीं है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो नंबर 1 है, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर लेक्चर मेथड का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती है। तो क्या है, जो टीचर है, जो जिनकी जो सामाजिक और आर्थिक परिवेश है वो उनकी क्या है, उनकी निम्न है, तो वो अध्यापक क्या है, ऐसे बच्चों से कम अपेक्षाएं करते हैं। तो ये भी एक विभेदीकरण का कारण है। मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है, तो ये भी क्या है, यहाँ भी विभेद किया जा रहा है बच्चों में, ठीक है। अगर दलित बालकों को अलग से बिठाया जा रहा है, तो लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, तो ये भी विभेद का कारण है। दूसरा, तीसरा और चौथा, तीनों ऑप्शन में हमें विभेद देखने को मिल रहा है। यहाँ सामाजिक आर्थिक परिवेश से विभेद किया जा रहा है, फिर दलित बच्चों को अलग बिठाया जा रहा है, फिर लड़कियों को क्या है, गणित और विज्ञान विषय लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। तो तीनों के तीनों ये ऑप्शन है, ये विभेदीकरण को शो कर रहे हैं। पहला ऑप्शन सही रहेगा, ये विभेदीकरण को शो नहीं कर रहा, क्योंकि अध्यापक के अपने अपने टीचिंग स्टाइल होते हैं। बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, ये ऑप्शन विभेदीकरण को नहीं शो कर रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 12, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। कि जो वंचित वर्ग है, बैकवर्ड बच्चे हैं, पिछड़े बच्चे हैं, या किसी भी फिजिकली मेंटली रूप से सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से किसी भी वर्ग से वंचित है, उन बच्चों की नीड को अगर टीचर को पूरा करना है, तो वो कौन से मेथड अपनाएगी, किस प्रतिक्रिया द्वारा वो कर सकती है। अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना, ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन हम बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। सीटेट में हमेशा हमें चारों जो ऑप्शन है वो सेम लगते हैं, ठीक है, लेकिन हम बेस्ट को ढूंढते हैं। वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों तथा अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे अनुपालन करें, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। नियमों और अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना, विद्यालयी व्यवस्था तथा समय के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती है, बिल्कुल ये बेस्ट ऑप्शन होगा। आगे भी पढ़ेंगे। उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका न पाए, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा कि जो विद्यालय का जो सिस्टम है और उनके बच्चों के जो खुद के तौर तरीके हैं उनके बारे में विचार करेंगे, ठीक है, और विचार ऐसे करेंगे जिससे पक्षपात न हो और रूढ़िबद्धताएं न झलकती हो, ठीक है। ऐसे तरीके करके विद्यालय का सिस्टम भी न बिगड़े और बच्चों के तौर तरीके भी न बिगड़े, दोनों के बारे में विचार करके हम बिना पक्षपात और रूढ़िबद्धताओं को हटा के, ठीक है, एक वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13, एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित हो।
ठीक है। मल्टी कल्चरल कक्षा क्लासरूम होते हैं, अलग अलग कल्चर के बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो एक अध्यापिका है उसको असेसमेंट करना है सोशियो कल्चरल का, ठीक है। तो वो क्या तरीके हो गए, उसमें क्या चीज़ शामिल होनी चाहिए, अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता होना चाहिए, ये भी होनी चाहिए, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। सबसे अच्छी बात यह है कि टीचर को क्या है, जब वो असेसमेंट कर रही है तो अपने विद्यार्थियों का जो सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, वैलिड और वैध होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब बहुसांस्कृतिक क्लासरूम की बात हो रही है तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। तो तीसरा भी पढ़ते हैं, अधिगम के न्यूनतम सत्रों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना। ये होता तो है विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना, लेकिन न्यूनतम सत्रों के, तो तीसरा पढ़ लिया हमने। चौथा है आकलन उपकरण के मानकीकरण। ये बिल्कुल हो सकते हैं, ये अलग अलग असेसमेंट से जुड़ेंगे, लेकिन जब टीचर को असेसमेंट करनी है, मल्टी कल्चरल क्लासरूम की असेसमेंट करनी है, तो वो बच्चों की क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की तरफ ध्यान देगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और उसी का आंसर करेंगे हम। वैलिड और विश्वसनीयता होनी चाहिए बिल्कुल किसी भी असेसमेंट में, और जो विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाएं भी पूरी होनी चाहिए कि हम विद्यालय क्या डिमांड करता है कि बच्चे का अधिगम कहाँ तक हो, कहाँ तक लर्निंग लेवल हो, और उपकरण के मानकीकरण भी एक स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, ठीक है, असेसमेंट का। ऐसे ही नहीं कि हम बिना किसी लॉजिक के बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुसांस्कृतिक कक्षा है तो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जांच करता है टीचर। कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था जब कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत किया था तो हमने वहाँ पर डिटेल में चर्चा की थी। तो कोलबर्ग ने क्या किया, हमने 3 प्रकार की आलोचना हुई है डिटेल में, अगर आपको देखना है, जानना है तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो क्या है, कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। क्या है, उनकी जो आलोचना करने वाली उन्हीं की शिष्या कैरोल गिलिगन थी, और उन्होंने क्या किया कि इन्होंने सिर्फ, कोलबर्ग ने सिर्फ पुरुषों की ही नैतिकता पर काम किया, महिलाओं की नैतिकता पर काम नहीं किया। इसके कारण इनके जो सिद्धांत हैं उनकी भरपूर आलोचना हुई थी, ठीक है। प्रमुख आलोचना क्या है ये याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। कि वाइगोत्स्की ने जो सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का जो सिद्धांत दिया था, ठीक है, वो विकास है, डेवलपमेंट है, और लर्निंग के बीच क्या संबंध है, ठीक है। ऑप्शन से समझेंगे। क्या कहते हैं वाइगोत्स्की, क्या कहते हैं, विकास अधिगम से स्वाधीन है, ठीक है, अधिगम तथा विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, बिल्कुल सही। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो लर्निंग प्रोसेस से पीछे रह जाती है, ये कहना है वाइगोत्स्की से। विकास अधिगम का समानार्थक है, ये हो सकते हैं तीनों, दूसरा, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन भी राइट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग पूछा है। तो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो लर्निंग प्रोसेस से पीछे रह जाती है, ठीक है, कि लर्निंग जो है बच्चे का वो आगे निकल जाता है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, ठीक है। ये अलग अलग कंसेप्ट है, विकास अधिगम के स्वाधीन भी हो सकता है, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं भी हो सकती है, विकास अधिगम का समानार्थक भी हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, आगे बढ़ेंगे। किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान कर्ता बनने में सहायता कर सकती है। कि बच्चा है किसी भी समस्या को आसानी से प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है, तो वो किस तरह से सहायता करेगी बच्चे को, ठीक है। बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग करना, बिल्कुल सही है। अलग अलग तरह की बच्चे को समस्या दी जाती है और उनको समस्या समाधान करने के मौके देगी और हल करते समय उनकी हेल्प भी करेगी, ये बेस्ट ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट भी तीनों भी पढ़ के देखेंगे। समस्याओं का समाधान करते हुए वस्तु रूप में पुरस्कार देना, ये टेम्परेरी तौर पे होता है, ठीक है, कि हम बच्चे ने समस्या का समाधान कर लिया और हमने बच्चे को प्राइज दे दिया। बच्चों को पाठ्य पुस्तकों में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट होता है वही आंसर राइट होता है। विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध करवाना, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अगर टीचर सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध करवा देगी, बच्चे को कुछ करने के लिए नहीं देगी, लर्निंग बाय डूइंग नहीं सीखेगा बच्चा, तो फिर सारे समस्याओं का सॉल्यूशन बच्चा नहीं कर पाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन ये रहेगा कि अलग अलग समस्याओं का समाधान करने के मौके देगी टीचर और उनका सॉल्यूशन करते हुए उनकी हेल्प भी करेगी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। एक विद्यार्थी एक प्रकरण से मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, ठीक है। ये कोई लड़की है, वो अंडरलाइन कर रही है, जो मुख्य प्रकरण है उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। तो वह क्या कर रही है, ठीक है, किसी भी चीज़ को क्या है, कोई वर्ड दिया गया है स्पेशल, उसको अंडरलाइन कर रही है और उसकी क्या है, इमेज बना रही है दिमाग में, ठीक है, दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है। तो वो अपने दिमाग में क्या प्रस्तुत कर रही है, विचारों के संगठन द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल सही है कि जो बच्ची के जो विचार है उनको इकट्ठा करके अपने थॉट को दिशा दे रही है वो, ठीक है, अपने थॉट को दिशा दे रही है, ये किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसके जो थॉट है ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, दूसरा केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, ये हो सकता है लेकिन बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग कर रही है, प्रेषण अधिगम सुनिश्चित कर रही है, ये तीनों हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है कि वो बच्ची क्या है, अपने थॉट को एक जगह इकट्ठा करके अपने थॉट को दिशा निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। तो नेक्स्ट है, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका क्या करेगी कि जो शिक्षिका है उसको जो कक्ष है वो चाइल्ड सेंटर्ड बनाना है, तो इसके लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए, अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना। सिर्फ अंकों के बेस पे ही, नंबर के बेस पे ही मुकाबला कर रही है, तो वो क्या है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन नहीं दे रही। मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सजगता के लिए आकलन करना, ये भी हो सकता है। वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना तथा बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा शिक्षार्थी क्या है, केंद्रित कक्ष में, ठीक है, बच्चा अच्छे से लर्निंग कर पाएगा। इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिससे शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो, बिल्कुल ये होगा इसका राइट ऑप्शन, ये नहीं होगा, ठीक है। चौथा इसका राइट ऑप्शन होगा, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो, ठीक है, कि बच्चा लर्निंग करने के लिए खुद पहल करे, खुद आगे आए, ठीक है, और खुद ऐसी पद्धतियां निकाल के लाए जिससे बच्चा खुद सेल्फ रूप से मोटिवेटेड हो, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, तीसरा नहीं होगा, ठीक है। तो आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत है। ये जेंडर बायस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लड़के और लड़कियों की योग्यताओं का विशिष्ट समूह दे रखा है और हेरिडिटी से क्या जुड़ता है, इसमें से हमें बेस्ट ऑप्शन छांटना है। बिल्कुल सही। तो पहला क्वेश्चन है, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। ये भी हो सकता है। लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार होते हैं, ये नहीं हो सकता, ठीक है। नेगेटिव चीज़ कभी भी आंसर नहीं हो सकती। यौवन आरंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते, ये नहीं हो सकता, ठीक है। लड़के और लड़कियां हम देखते हैं समाज में एक साथ खेलते हैं क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती है। ज़रूरी नहीं है कि पूर्णतः उनकी जो अभिरुचियां हैं वो विपरीत हो, ठीक है। सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, ये भी नहीं हो सकता कि सभी लड़कियों में अंतर्निहित प्रतिभा होती है जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। ज़रूरी नहीं है
हैं कि हर लड़के आक्रामक खेलों के लिए प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो रहेगा नंबर 1 कि जो समाज है, हमारा समाज है, जो भारतीय संस्कृति है, वहाँ लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा अगर वो इमोशंस प्रदर्शित कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो हमारे समाज में यही बोला जाता है कि अरे लड़का होके रो रहा है, तो इसके लिए हतोत्साहित किया जाता है, लड़के को इमोशंस बाहर नहीं निकालने दिए जाते। तो ये ऑप्शन इसका बेस्ट रहेगा हेरिडिटी के कंसेप्ट में, ठीक है, आनुवंशिक घटकों के कारण होने वाला है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है, हमने पढ़ा है जो गार्डनर ने शुरुआत में 7 प्रकार की बहुबुद्धि दी थी, बाद में 2 को और जोड़ा था। एनसीईआरटी 8 मानती है, उनका डिटेल में हमने चर्चा कर ली है। तो आत्मबोध है, खुद के बारे में जानना है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण बुद्धि हो सकती है वो अंत व्यक्तिगत है, ठीक है, इंट्रापर्सनल होगी अकॉर्डिंग टू गार्डनर। संगीतमय नहीं हो सकती, आध्यात्मिक नहीं, और भाषा विषय की ये अलग अलग कंसेप्ट है। और व्यक्ति को आत्मबोध खुद के बारे में जानना है, तो ये अंत व्यक्ति इंटेलिजेंस से जुड़ेगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो 2015 में सीटेट में पूछे गए थे, जिनका हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ समझी है, हमने हर चीज़ बारीकी से यहाँ जानी है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। इसी सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक करेंगे। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।